नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से फिर यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स आती हुई नजर आई हैं कि या तो डील हो जाए, अदरवाइज वो और भी स्ट्रॉन्गर हार्डर स्टेप्स यहां पर ईरान की तरफ ले जा सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर बात करेंगे खरीफ बुआई की। इवन एज हमने मानसून में यहां पर एक टर्न अराउंड होता हुआ देखा है, बारिशें अच्छी हुई हैं जुलाई में, लेकिन उसके बावजूद भी सोइंग नंबर्स पिछले साल के मुकाबले कमज़ोर हैं। स्पेशली एडिबल ऑयल में यहाँ पर चिंता है। क्या नंबर्स हैं, क्या मतलब है, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, सनवेन ग्रुप के सीईओ संदीप बजौरिया एंड निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्रूड ऑयल प्राइसेस में जिस तरह के मूव्स देखने को मिले हैं, क्या लगता है आपको आफ्टर दैट हाई से 43% की गिरावट के बाद क्या कंसोलिडेशन है, और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर 70 के लेवल्स एट ऑल टूटेंगे? आई थिंक डिफिकल्ट है थोड़ा ब्रेंट के लिए $70 का लेवल टूटना, कंसिडरिंग आज मॉर्निंग में ईरान ने फिर से दो शिप पे अटैक किया है। सो थोड़ा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप खराब होता हुआ नजर आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, ये लेवल्स पे जितनी भी कंट्रीज ने अपना रिजर्व स्पेंड किया है लास्ट 3 साढ़े 3 महीने में, वो सब धीरे धीरे अपना रिजर्व को फिल करेगी। सो मुझे नहीं लग रहा है कि ये लेवल से ज्यादा डाउनसाइड है। इनफैक्ट यहाँ से $70 के पहले ब्रेंट $75-76 होगा, ऐसा हमारा व्यू है। सो आई एम नॉट वरीड, इतना बढ़ता है तो कोई वरी की बात नहीं है। बट द फैक्ट इज दैट हमने ऑलरेडी जो बॉटम बनते हुए देखी है, वो टाइम बिंग के लिए बॉटम बन गई है। $65 के नीचे WTI नहीं जाएगा, 69 के नीचे ब्रेंट नहीं जाएगा, और धीरे धीरे मुझे लग रहा है एक छोटा सा पुल बैक आपको प्राइजेस में देखने मिल सकता है। ऑलराइट, तो एज ऑफ नाउ नियर टर्म सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर कच्चे तेल में आते हुए, और जैसे कुणाल ने कहा कि 75 की तरफ शायद पहले जाएगा, 70 की तरफ यहाँ पर बाद में जाएगा। लेकिन हमारे साथ अब नरेंद्र तनेजा जी भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सऊदी अरेबिया ने जिस तरह से यहाँ पर अपने प्राइसेस घटाए हैं एशियन बायर्स के लिए, क्या ये मान के चला जाए कि एक तो डिमांड कमज़ोर है, और दूसरा जिस तरह से सप्लाईज इतनी ज़्यादा आई हैं, प्राइसेस तो बढ़ने वाले नहीं हैं, एटलीस्ट यहाँ पर अपना मार्केट शेयर ही बढ़ा लिया जाए? क्या इस तरह से देखा जाए इसे? देखिए मनीषा, सऊदी अरामको एशिया पे काफी फोकस कर रही है, काफी उनको लुक ईस्ट पॉलिसी काफी दिनों से चल रही है, जिसमें वो चाइना, कोरिया, जापान और भारत को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। और आपको पता है, यही सऊदी अरामको पहले भारत से एशियन प्रीमियम चार्ज करती थी, अर्थात जो भी कीमत होती है उस पर $2 से लेके $3 पर बैरल पे एक्स्ट्रा देना पड़ता था भारत को। भारत के अलावा एक दो और देशों को भी देना पड़ता था। अब आज की स्थिति यह है, जब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई थी तो उस समय काफी वो प्रोडक्शन को उन्होंने जारी रखा, हाँ कि बीच में थोड़ा सा कम कर दिया था। अब उनके स्टोरेज फुल हैं, और तमाम ऐसे टैंकर्स हैं जो सऊदी अरामको के टैंकर्स हैं या चार्टर्ड उनके करे हुए हैं, जो हाई सीज में हैं या स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी उनके पास है। तो ये जो उन्होंने घोषणा करी है थोड़ा सा कि भाई रियायत देंगे या डिस्काउंट देंगे, वो टेम्परेरी है। वो अगस्त की परचेज के लिए ज्यादा है, और कुल मिलाकर के वो टेम्परेरी है, जिससे उनका मार्केट शेयर एशिया में बना रहे, और दूसरी तरफ जो स्टोरेज उनके फुल हो गए एकदम, वो भी खाली हो सके, जिससे उनका जो बैकअप प्रोडक्शन है उसको जो वो बढ़ा सके, और कुल मिलाकर के सब कुछ वहां पे नॉर्मल हो सके। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा इसमें रीड करना मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि जो तेल के खेल में, खासतौर से ट्रेडिंग में, मार्केटिंग में, सेलिंग में, जितना महारथी सऊदी अरामको को हासिल है, बहुत कम कंपनियों को है। वेरी स्मार्ट प्लेयर, बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लेयर हैं, और भारत और चाइना, कोरिया, जापान, इन 4 देशों पर उनका सबसे ज्यादा फोकस है। तो कुल मिला के अच्छे सेंटीमेंट के मैसेज देना। दूसरा, ओपेक ने कहा है वो उत्पादन बढ़ा देंगे, उसको भी काफी, और ओपेक जो है काफी फंक्शनली डेड हो चुकी है, उसमें वो ताकत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इसका मतलब वो सऊदी अरामको वो अब अपने फैसले लेने हैं, वो ओपेक के फैसलों का ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। तो ये सब कुल मिलाकर के जो है परसेप्शन मैनेजमेंट ज्यादा है, और जो उनके टैंक फुल हो गए हैं, टैंकर्स में जो तेल है उसको निकालना ज्यादा है, जिससे कि उनका हर चीज का नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो सके। दूसरा, जिस तरह से इराक ने यहाँ पर थ्रेटन किया है कि 2 अगस्त की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वहाँ पे शायद वो भी एग्जिट कर सकते हैं, तो जैसे आपने कहा कि एक फंक्शनल तौर पर ओपेक ऑलमोस्ट डेड नजर आता है, क्या ये एक और चीज़ है जो इसको डेंट करेगी? बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। अगर आप देखें, पहले कजाकिस्तान ने इशारा किया था वो निकलना चाहते हैं, ईरान जो बहुत बड़ा उत्पादक है उसने भी अब जो है काफी इशारा किया वो निकलना चाहते हैं। और तो इसलिए ओपेक ठीक है, टिकी रहेगी, लेकिन आज हकीकत यह है कि दुनिया का जो तेल के बारे में जो जिसको बोलना चाहिए कि वो क्या करता है, उसे तेल की कीमतों में असर होता है, वो देश आज अमेरिका है।
और कुल मिला के अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक बन चुका है और अमेरिका जो है स्विंग प्रोड्यूसर भी अमेरिका ही बन चुका है। और खासतौर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जहां से आज भारत काफी मात्रा में तेल मंगा रहा है, वहां पे अब जो दबदबा है वो अमेरिका का है। जो ओपेक जो था, मुझे लगता है फंक्शनली डेड है। कोशिश करेंगे, जिंदा रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन उसकी जो ताकत पहले हुआ करती थी अब नहीं है। पहले यूएई निकला, अब इराक लगभग निकलना चाहता है, कजाकिस्तान निकलना चाहता है, खबरें हैं एक दो और देश हैं वो भी निकलने की तैयारी करते हैं। अगर ऐसा होता है तो ओपेक तो फंक्शनली डेड है, वो मतलब नाम की रह जाएगी। क्या ये भारत जैसे देशों के लिए जो बड़े आयातक हैं अच्छी खबर है? मुझे लगता है बहुत अच्छी खबर है। आज के जमाने में ओपेक जैसे कार्टेल का होना जो बिल्कुल पाषाण युग का याद दिलाते हैं। कंपटीशन होना चाहिए। वेस्टर्न हेमिस्फीयर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अमेरिका दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अमेरिका चाहता है तेल $60 पे पहुंच जाए, ओपेक चाहती है तेल $90 पे पहुंच जाए। तो इन दोनों में अगर आपस में द्वंद्व होता है तो भारत जैसे देशों के लिए तो अच्छी खबर है। ओह एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि जी हाँ, ओपेक की शायद थोड़ी सी रेलेवेंस अभी भी यहाँ पर बची है, लेकिन डोमिनेंस एब्सोल्युटली खत्म होती हुई नजर आई है। कैसे देखते हैं आप आगे जाते हुए फिर यहाँ पर प्राइसेस, क्योंकि रोजाना कुछ ना कुछ खबर है। एक चीज़ तो तय है कि ज़्यादा सप्लाईज बाजार में आने वाली हैं। हमने यूएई की तरफ से वो स्टेटमेंट्स आते हुए देखे हैं। इराक नहीं चाहता कि उनके ऊपर यहाँ पर कोई ओपेक का कोटा डाला जाए। तो किस तरह की सप्लाईज जैसे यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बढ़ती हुई नजर आई हैं, आपको लगता है प्राइसेस और दबाव में आएंगे? दो पहलू यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि अमेरिका चाहता है तेल जो है वो $60 पे रहना चाहिए, और अमेरिका और दुनिया, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था आज भी तेल की अर्थव्यवस्था है। और जिसका तेल पे दबदबा रहेगा वही जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स है और अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसका दबदबा रहेगा। और आज वो अमेरिका जिसका दावा करता है, और अमेरिका काफी हद तक जो है इसमें सफल भी होता है। जो खेल का जो पीछे का खेल होता है उसमें अमेरिका बहुत माहिर है, जिसमें अमेरिकन डॉलर की बड़ी भूमिका होती है और कुल मिला के अमेरिका की तमाम एजेंसीज की बड़ी भूमिका होती है। जहां तक कीमतों की बात है, आपने ट्रंप साहब का वक्तव्य कल भी देखा। इस तरह के वक्तव्य अमेरिका की तरफ से आते रहेंगे और ईरान जो है अपने हिसाब से करता रहेगा। तो मुझे लगता है ये जो सॉन्ग एंड डांस है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, पर्शियन गल्फ वॉर को लेकर के, मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, ये कम से कम 1.5-2 साल चलने वाला है। ये ईरान इसको आसानी से खत्म नहीं करेगा, क्योंकि ईरान को इस सबसे फायदा हो रहा है और अमेरिका कोशिश करता रहेगा, धमकियां देता रहेगा। वो तेल की कीमतों में रिफ्लेक्ट करेगा। तो कभी जो तेल की कीमत है वो आपको $62 भी दिखेगी, जहां अमेरिका अच्छी बात करने लगेगा, और कभी कभी $75 भी दिखेगी। हो सकता है 77-80 भी पहुंच जाए अगर ईरान का रवैया सख्त हो जाता। तो ये अभी 1-1.5 साल ड्रामा चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अमेरिका के चुनाव आने वाले हैं, जब तक तेल की कीमतें जो है थोड़ा कम रहेंगी। लेकिन कुल मिला के अभी से लेकर के दिसंबर तक का जो मुझे लगता है जहां कीमतें स्टेबलाइज होंगी आने वाले 5-6 महीने में, वो $75 पर बैरल ब्रेंट पे जाके कहीं स्टेबलाइज होंगी। अगर हम $75 को नजर में रखते हैं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा गलत नहीं होंगे। ऑलराइट, तो नीचे में 60 और ऊपर में 75, ये एक फुल रेंज निकल के आ रही है यहाँ पर कच्चे तेल की, और काफ़ी कुछ यहाँ पर मूविंग पार्ट्स रहेंगे। लेकिन मेजरली यूएस एंड ईरान किस तरह की स्टेटमेंट्स लेके आते हैं, किस तरह की रेजिलियंस है, उस पर करेगा बाजार यहाँ पर फोकस। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्राइसेस में एक बढ़त देखने को मिली है। वेल एक्चुअली ओवरनाइट मार्केट्स में यहाँ पर सभी जगह तेजी थी। चीनी में 3.5% की बढ़त इस हफ्ते में हमने आते हुए देखी है। अगर हम यहाँ कॉफ़ी की बात करें, कोको की बात करें, तो 14 से % की तेज़ी ओवरनाइट मार्केट्स में बनती हुई नजर आई है। और काफ़ी हद तक खाने के तेलों का हमने वही सिनारियो बनता हुआ देखा है। आप देख सकते हैं पिछले एक हफ्ते में करीबन हमने 4.5% की तेज़ी यहाँ पर सोयाबीन में बनते हुए देखी। पाम पिछले 2 हफ्ते से लगातार गिर रहा था, लेकिन इस हफ्ते यहाँ पर भी एक बढ़त बनती हुई नजर आई है। हमारे साथ सनवन के CEO संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी नमस्कार। सबसे पहले तो प्राइसेस पर एक सेंस लेते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक इंटरनेशनल मार्केट से इम्पैक्टेड है। क्या कुछ आप वॉच कर रहे हैं? चाइना बाइंग की होप सबको ज़्यादा है यहाँ पर। एल निनो का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, आसपास के जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, साउथ वेस्ट कंट्रीज़ हैं, इन सम सेंस वहाँ पर भी बनता हुआ नजर आएगा। तो इंटरनेशनल रन अप इन प्राइसेस कैसे रीड करते हैं? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बम्बई में हमने 6 दिनों से देखा अच्छी बारिश पड़ी है। उसी तरह से ऑल इंडिया हमारी बात हुई है, तो सब जगह पे बारिश हो रही है और लोगों को अच्छा सुकून मिला हुआ है। और किसानों को स्पेशली अभी सोइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी विंडो अच्छी आ गई है। जो जून में तकलीफ थी वो हम 15 जुलाई तक उसको कोशिश करेंगे कि किसान जो है उसको बुआई करेगा। और जो डेफिसिट था हेवी बहुत बड़ा जून में, मुझे लगता है 15 जुलाई का डेफिसिट जो है ज्यादा में ज्यादा 7-8% तक रहेगा। उसके बियॉन्ड रहना मुश्किल है। और दूसरी बात यहाँ जहाँ तक है कि आगे के महीनों में बारिश कैसी आती है वो इम्पोर्टेंट है कि यील्ड किस तरह से डेवलप होती है। यदि आगे जाके बारिशों में तकलीफ होगी तो यील्ड पे थोड़ा स्ट्रेस पड़ सकता है।
बट ओवरऑल एक रिलीफ मिली है। जो जून में माहौल एकदम खौफ का बन गया था कि अल्नीनो सुपर अल्नीनो क्या कर गुजरेगा पता नहीं, लेकिन वो माहौल अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला गया है। और अभी तो हम सब गिले हैं, बारिश में हैं, और समोसे और पकौड़े का आनंद ले रहे हैं। ये तो रही इंडिया की मार्केट की बात। और इंटरनेशनल मार्केट में आप देख रहे हैं कि पाम तेल ने अभी 2-3 दिन से अच्छी बढ़त ली है, एंड एक बॉटम आउट हो गया है पाम, एंड इंडिया की बाइंग भी अभी पाम में अच्छी पहुंची है। ये लेवल में इंडिया को अभी बाइंग में पैरिटी मिल रही है। और दूसरी बात, इंडिया में भी जो डिमांड जून के महीने में इतनी डल थी, सब लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इंडिया में जून में बहुत ही कम उठा हुआ है। अभी थोड़ी थोड़ी डिमांड निकलना शुरू हो गई है 3-4 दिन से। मुझे लग रहा है 10 जुलाई तक डिमांड अच्छी तरह से पिकअप करेगी इंडिया की। और इंडिया का लोकल मार्केट भी ₹1-2 किलो सुधर गया है, और फॉरेन मार्केट भी आप देख रहे हैं $20 $25 लो से सुधर गया है। तो आई थिंक वेज ऑयल इंडस्ट्री के लिए और ट्रेड के लिए अब जाके 2 महीना करीबन जो है जुलाई और अगस्त का, ये अच्छा रहेगा। और इसमें डिमांड भी अच्छी रहेगी, प्राइसेस भी लो की जगह पे मीडियम से थोड़ी बेटर रहेगी, एंड ओवरऑल सिनेरियो अच्छा लग रहा है। और इंटरनेशनल वर्ल्ड मार्केट में आप देख रहे हैं, जहाँ तक सोयाबीन ऑयल का सवाल है, सोयाबीन ऑयल हमें जुलाई अगस्त सितंबर का मिल रहा है $1265-70 CNF में। हमें पाम ऑयल मिल रहा है जुलाई का करीब $1235 में, अगस्त का $40 में। और सनफ्लावर ऑयल जो है वो जरूर महंगा है। सनफ्लावर ऑयल ब्लैक सी का $1450 है, और अर्जेंटीना का $1400 है। सनफ्लावर का तो नया क्रॉप आएगा जब सनफ्लावर की कीमतें, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के कोड सनफ्लावर के $100 कम बोल रहे हैं। जैसे 1450 अभी कह रहे हैं, तो 1350 अक्टूबर नवंबर दिसंबर के भाव है। तो वो फसल बेटर होने वाली है, इसलिए वो भाव थोड़ा कम दिखा रहा है। लेकिन अभी उसमें भी थोड़ा सा डर ये है कि जितनी यूरोप में गर्मी है, उसको लेकर रशिया यूक्रेन क्रॉप में थोड़ा स्ट्रेस डेवलप ना हो। ऑल तो सोइंग बेटर हुई है, लेकिन हमें लगता है ये साल सनफ्लावर की फसल लास्ट ईयर से मच बेटर होगी, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आगे फॉरवर्ड प्राइसेस में। मनीषा जी। ऑलराइट, तो डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी है। जुलाई अगस्त के समय में डिमांड और भाव दोनों यहाँ पर बढ़ सकते हैं। आपने पाम के बारे में यहाँ पर कहा संदीप जी, पिछले 3 महीने में हमने देखा है पाम की इंपोर्ट्स में, और वो रिपोर्ट आप शेयर भी करते हैं, हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। अब क्योंकि हम थोड़े से डिस्काउंट पे हैं, जून का महीना रादर जुलाई जहाँ पर अब हम हैं, आपको लगता है एक बढ़त देखने को मिलेगी? यस मनीषा जी, जो जून में इंपोर्ट हुआ था, जैसे आपने देखा मई और जून में इंपोर्ट बहुत कम हुआ था, और अब प्राइम रीजनेबल भी हो गया है, डिस्काउंट पे भी हो गया है, इंडिया की डिमांड भी खुल गई है। तो ये सब देख के मुझे लग रहा है जुलाई का इंपोर्ट पाम का करीबन 7-7.5 लाख टन हो जाएगा, और आगे जाके भी 7-7.5 लाख टन मिनिमम इंपोर्ट बना रहेगा, जो पिछले महीनों में 5-5.5 लाख टन हुआ करता था। तो पाम का इंपोर्ट स्टेप अप करेगा इंडिया। सोयाबीन तो स्टेडी आ ही रहा है करीबन 4 लाख टन के आसपास में, सनफ्लावर आ ही रहा है करीबन 2.5-3 लाख के आसपास में। तो इस तरह से स्टेप अप करेगा। तो मई में हमारा इंपोर्ट टोटल सब तेल मिला के करीबन 11.5 लाख टन था। जून में सब तेल मिला के मुझे लग रहा है करीबन हमारा इंपोर्ट 14 लाख टन होगा, जुलाई में 15 लाख टन होगा। इस तरह से आगे डेवलप होगा। पॉइंट टेकन। संदीप जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जुलाई का जो खाने के तेलों का इंपोर्ट है 15 लाख टन होने की एक्सपेक्टेशन है। आपको याद दिला दें कि मंथ ऑन मंथ एडिबल ऑयल इंपोर्ट बिल भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, गिवन द फैक्ट कि रुपए में डिप्रिसिएशन है। और जुलाई के महीने में जैसे संदीप जी हमें कह रहे हैं कि एडिबल ऑयल इंपोर्ट ज़्यादा होने की एक्सपेक्टेशन भी है। मानसून के सीजन्स में यहाँ पर एडिबल ऑयल की कंजम्पशन बढ़ती भी है। ये तो बात हुई एडिबल ऑयल की, लेकिन एक फोकस यहाँ पर मेटल्स पे भी डाल लेते हैं, क्योंकि हल्की सी तेजी के साथ ओवरनाइट बाजारों में कारोबार होता हुआ नजर आया। कुणाल, मुझे याद है आपने कहा था जिंक यहाँ पर बेहतर परफॉर्म करेगा, जो हमने होता हुआ देखा है। कॉपर में बढ़त है, एल्यूमिनियम तेजी के साथ काम कर रहा है, निकल में अच्छी खासी गिरावट अब भी जारी है। तो बेसिकली ज्यादातर मेटल्स अपने इंडिविजुअल फंडामेंटल्स पे आते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली। अगर आप देखें, जिंक इज अ बेटर परफॉर्मर राइट नाउ। एल्यूमिनियम वाज बीन अ बिगेस्ट लगाट। सबसे बड़ी डाउनसाइड हमने एल्यूमिनियम में देखी है। और कॉपर के फंडामेंटल की बात करेंगे तो कॉपर के फंडामेंटल रिलेटिवली बेटर है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। बट फिलहाल आज हम जो प्रेशर देख रहे हैं वो यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, जापान की बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, उसके कारण डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो आज इसके कारण मेटल्स में हमको दबाव देखने मिल रहा है। सो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा गोइंग फॉरवर्ड ड्यूरिंग द डे। और कॉपर अराउंड 1270 1265 तक आ सकता है। दैट विल बी अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी। और जिंक की बात करेंगे तो जिंक मुझे बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं नजर आ रही है। 368 367 दैट वुड बी अ बाइंग रेंज फॉर जिंक। सो कॉपर और जिंक पे मैं अभी भी अपबीट हूँ। एल्यूमिनियम में स्टिल आई थिंक वन शुड वेट।
कुणाल, रुपये को कैसे देखेंगे, क्योंकि हल्की हल्की गिरावट यहाँ पर रोजाना हम बनता हुआ देख रहे हैं। 95 के लेवल्स कल यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे, उसी के आसपास के स्तर अभी भी। क्या ये करंट रेंज जो बहुत ही नैरो बनती हुई नजर आ रही है हल्की सी गिरावट के साथ, क्या ये जारी रहेगा? I think in spite of whatever government has done, RBI has done, and fact is rupee is still about 95.30. It is not. This is not. Actually speaking, rupee should have appreciated and gone back to 92.80, 93, but that is not happening. So I think the exports definitely are concerned right now. Or going forward, even though oil prices have collapsed. But the inflationary expectation in India has not gone down significantly. So मेरा ऐसा मानना है कि 96 के ऊपर नहीं जाना चाहिए रुपी, और 95.50 से सेलिंग पोजीशन लेनी चाहिए। 94 तक आ सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर में क्या करने की राय देंगे कुणाल, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों पर प्राइसेस होल्ड नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। हम जितनी बार भी देखते हैं कि गोल्ड 4200 जाता है, फिर कुछ मुनाफा वसूली आ जाती है। चांदी का भी काफी हद तक वही हाल। सिल्वर में भी सेम ही है मेरा। स्पॉट सिल्वर एनीथिंग बिलो $59-58 इज अक्यूमुलेटिंग जोन, और गोल्ड एनीवेयर नियर $4000 इज अक्यूमुलेटिंग लेवल। बाद में न्यूज धीरे धीरे आ जाएंगे, बट अगर आज जो भी फॉल आता है 4100, 4040, 7080, आई थिंक दैट शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर गोल्ड, एंड $58-59 सिल्वर इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। कुणाल, जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में आते हुए देखी है, लॉन्गर टर्म के लिए यहाँ पर क्या राय देंगे? अक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्गर टर्म में, बिकॉज जैसे ये बॉन्ड डील बढ़ती है यूएस की, जापान की, तो उनकी गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, उनको लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी पड़ेगी, और लिक्विडिटी इन्फ्यूज करके बॉन्ड डील को नीचे लाया जाएगा। सो ये जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तब गोल्ड और सिल्वर को बेनिफिट मिलना चाहिए। सो गोल्ड और सिल्वर स्ट्रेटेजिक है, अभी भी कोई भी डाउनसाइड आती है उसमें गोल्ड और सिल्वर में आपको बाइंग करनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म बाइंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ढूंढनी चाहिए। नियर टर्म में ऑफ कोर्स गिरावट के साथ कारोबार है, सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ सोना चांदी नियर टर्म में कारोबार कर रहे हैं। और जैसे कि कल यहाँ पर एक तेजी वाला दिन था, लेकिन आज हम देख सकते हैं सोना और चांदी दोनों करीब 2% की गिरावट के साथ। डॉलर इंडेक्स में जो कुछ तेजी आई है उसका भी असर यहाँ पर डायरेक्टली डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज पर आता हुआ। वेल, इसी के साथ बहुत शुक्रिया कुणाल आपका भी साथ जोड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि भारतीय बाजार यहां पर काफी हद तक यूएस ट्रेजरी यील्ड्स पर नजर रखे हुए हैं, जहां पर हमने ओवरनाइट मार्केट्स में कुछ बढ़त आते हुए देखी है। कमजोर यूएस जॉब्स डेटा का असर यहां पर बाजार में पड़ता हुआ नजर आया है, जिससे चिंताएं कुछ बढ़ी हैं। लेकिन ओवरऑल डॉलर इंडेक्स में जो हल्की सी तेजी आई है उसका भी असर यहां पर एशियन मनी मार्केट्स पर देखने को मिला। एक सपोर्ट यहां पर कच्चे तेल की तरफ से है, जहां पर 72 के आसपास के लेवल्स अब भी मौजूद हैं, जो कि 4 महीने के लोज के काफी करीब हैं। बाजार अब एक चीज का इंतजार करेगा, और वो है जून में महंगाई दर यहां पर आने के लिए। ये डेटा ऑफ कोर्स 13 जुलाई यानी कि मंडे को आएगा। तो जून की जो महंगाई दर है वो बाजार को लगता है थोड़ी सी यहां पर ज़्यादा रह सकती है। ज़्यादातर एग्रीकल्चर फूड प्राइसेस हमने यहां पर बढ़ते हुए देखे हैं। कच्चे तेल का जो इम्पैक्ट है वो भी यहां पर मार्केट्स में बरकरार है। साथ ही साथ जिस तरह का मॉनसून है जो जुलाई में काफ़ी बेहतरीन रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 1 जून से देखा जाए तो ओवरऑल मॉनसून यहाँ पर 20% बिलो नॉर्मल अब भी है। बुआई के नंबर्स ऑन द वीकर साइड हैं, और उसकी भी चिंता यहाँ पर बाजार में है। आरबीआई के स्टेटमेंट के हिसाब से 13 राज्य यहाँ पर 21,000 करोड़ जुटाने की योजना में आज यहाँ पर हैं, और रकम जुटाई जाएगी स्टेट्स के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद इसके साथ साथ यहाँ पर प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस भी हैं। जो आज बिडिंग है उनमें एनटीपीसी ग्रीन सबसे ऊपर है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी यहाँ पर 25 बिलियन जुटाने की उसमें है, और ये उसी हिसाब से बॉन्ड्स भी लेकर आ रहे हैं बाजार में। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो 500 मिलियन ये भी जुटाना चाहते हैं, और आईसीएल फिनकॉर्प यहाँ पर बिडिंग कर रहे हैं 250 मिलियन पैसे जुटाने के लिए। जो प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस कल आ रहे हैं उसमें सिडबी टॉप पर है, 80 बिलियन ये रेज करना चाहते हैं। गोदरेज फाइनेंस 4 बिलियन बाजार से उठाना चाहते हैं, और वेदिका क्रेडिट फाइनल कंपनी है हमारी लिस्ट में जो 200 मिलियन के लिए कल यहां पर बाजार में बिड करेंगे। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट।